Hello, welcome to this video of organic chemistry. Let's check the marking distribution. Acid bases salts, organic chemistry, हाइड्रोकार्बन्स, इन तीनों चैप्टर से टोटल 27 मार्क्स का पेपर बनना है। So जिसमें 12 MCQs, 2 CRQs and 1 ERQ, and there will be option in ERQ. You will have to attempt one. Before moving towards SLOs, we will give you an introduction, a very brief introduction of organic chemistry. Organic chemistry का एक मुख्तसर तारुफ हम आपके सामने पेश करेंगे। अगर आप चाहें तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इंट्रोडक्शन स्किप करके डायरेक्ट एस्लोज की तरफ मूव कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1828 से पहले जानदार अजसाम, जानवरों और पौधों से हासिल किए हुए कंपाउंड से मुतल्लिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया जाता था। 1828 से पहले जितने भी कंपाउंड्स जानवरों और पौधों से हासिल किए जाते थे, उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती थी। लफ्ज ऑर्गेनिक का मतलब जिंदगी की अलामत है। लॉविजियर ने साबित किया कि पौधों से हासिल किए जाने वाले कंपाउंड्स ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों से हासिल किए जाते हैं, उन तमाम कंपाउंड्स में ज़्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स शामिल होते हैं, जबकि जानवरों से हासिल किए जाने वाले कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। 19वीं सदी के शुरू में स्वीडिश केमिस्ट जैकोब ने वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये ख्याल किया जाता था ये पुरअसरार क़ुव्वत के तहत, मतलब वाइटल फोर्स के तहत बनते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, सिंपल अल्फाज में बोलें तो ये कुदरती तौर पे बनते हैं, जो सिर्फ जानदार अजसाम में पाई जाती हैं और इनको लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया जा सकता, ये इनका ख्याल था। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लेबोरेटरी में तैयार नहीं किए जा सकते, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ जानवर अजसाम में पाई जाती हैं और ये कुदरती पाई जाती हैं, लेबोरेटरी में तैयार नहीं किए जा सकते। ये वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये आइडिया था। 1828 में वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत इस वक्त कम हो गई जब वॉल ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया। वॉलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया। तब से वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत कम हुई थी। मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी ये कहती थी कि जनाब आप लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार नहीं कर सकते, ये सिर्फ जानदार अजसाम में पाई जाती हैं। लेकिन वॉलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब अमोनियम साइनेट को गर्म करके पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया तैयार किया था। इसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत कम हो गई थी। बाद में वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत और भी कम हो गई जब कोल्ब ने 1845 में लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड तैयार किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, अद्वियात, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, रंग, प्लास्टिक, फाइबर्स और बहुत से पॉलीमर्स शामिल हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक मुख्तसर तारुफ थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। लिविंग थिंग्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उनमें मौजूद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स,
लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जिसमें कार्बन उनमें शामिल होता है, कार्बन उनमें मौजूद होता है उन कंपाउंड्स में, लेकिन वो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहलाते, जिनमें शामिल हैं CO2, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि इन तमाम कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बुनियादी जुज़ की हैसियत से कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन इनके बुनियादी जुज़ की हैसियत से कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए जुड़े होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो तमाम शामिल हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन शामिल हो, खासकर कार्बन का होना हर हाल में लाजमी, हर हाल में कार्बन का होना मस्ट है, सही हो गया। और उनके डेरिवेटिव्स, केमिस्ट्री की वो शाख जो हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स का मुताला करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, राइट, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स, वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो और उसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स का मुताला करना, स्टडी करना, वो तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सही हो गया। कुछ कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन अलबत्ता इनमें मौजूद है, फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हिस्सा नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं शामिल किए जाते, बिकॉज इनकी खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात से डिफरेंट है, जिनमें शामिल हैं CO2, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स। इन कंपाउंड्स में अलबत्ता कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल नहीं किए गए हैं बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज डजंट मैच टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खसूसियात से डिफरेंट है। यही वजह है कि कार्बन होने के बावजूद भी इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल किया गया है। Read these points. Organic compounds are molecules that are composed mostly of carbon and hydrogen atoms. If the molecule just contain carbon and hydrogen atoms, it's called a hydrocarbon. अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हों तो उनको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। Organic molecules can also contain other atoms. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन हर हाल में मौजूद होते हैं और खासकर कार्बन का होना मस्ट है। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्पेसिफिकली हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एटम्स भी शामिल होते हैं, जिनमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है and halogens हैं। In organic chemistry, a hydrocarbon is an organic compound consisting entirely of hydrogen and carbon. What are hydrocarbon derivatives? जैसे हमने बात की थी, हाइड्रोकार्बन्स वो तमाम कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स भी कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव से क्या मुराद है? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दिस इज मेथेन, पूरा कंपाउंड ये मेथेन है, मतलब इसमें सिर्फ कार्बन है और साथ में हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। लेकिन आप बराबर में एक और मॉलिक्यूल, एक और कंपाउंड देख रहे हैं जो मेथनॉल के नाम से है। इसमें अलबत्ता कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, but one more element atom is added here, that is oxygen. Because oxygen is added, this is the reason कि ये डेरिवेटिव में शामिल है, सही हो गया। हाइड्रोकार्बन में अगर आप एक और एटम ऐड करते हैं, सिंपली यहाँ
ऑक्सीजन ऐड किया हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड किया हुआ है और इस हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया गया है। जैसे हमने पहले बात की थी, organic molecules can also contain other atoms such as oxygen, right, nitrogen, sulfur and halogens। तो आप यहाँ देख सकते हैं here oxygen is added। सो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स मतलब सिंपली हाइड्रोकार्बन्स तो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और एटम भी शामिल होता है, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। मूविंग टूवर्ड्स एस्लोज, डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। General characteristics of organic compounds. Organic compounds have the following general characteristics. सबसे पहले ओरिजिन की बात करते हैं। ओरिजिन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली कुदरती तौर पे प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल किए जाते हैं, बाकी लेबोरेटरीज में भी तैयार किए जाते हैं, लेकिन जो इनकी मेन ओरिजिन है वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ये कुदरती नेचुरल तौर पे पाए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में, और ज़्यादा अबंडेंस में प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिनरल्स और रॉक से, सही हो गया, मिनरल्स और रॉक से हासिल किए जाते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मेन एलिमेंट होता है, मतलब कार्बन का होना मस्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। सो दैट इज बुनियादी, राइट, दैट इज बुनियादी एंड वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बैकबोन होता है, मस्ट उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। सो दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर एटसेट्रा। कार्बन के अलावा उनमें शामिल एटम्स हाइड्रोजन हो सकती हैं, नाइट्रोजन हो सकती हैं, ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर और वगैरह वगैरह। सही हो गया। कोवेलेंट लिंकेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स पाई जाती हैं, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए होते हैं, और वो कोवेलेंट कंपाउंड्स हो सकता है वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। सही हो गया। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तमाम कोवेलेंट बॉन्ड्स से बनती हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होती हैं वो पोलर भी हो सकती हैं और नॉन पोलर भी हो सकती हैं। पोलर किस केस में? पोलर उस केस में पोलर बनेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो। सही हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर मौजूद है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड पोलर होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल या जीरो हो तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे। while the inorganic compounds mostly ionic bonds होते हैं। दिस वाज कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, एज अ रिजल्ट एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जबकि आयनिक बॉन्डिंग में आप एक एक एटम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है, जिसके नतीजे में एक कंपाउंड बनता है जिसको हम आयनिक बॉन्ड कंपाउंड कहते हैं, और सिंपली आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है और दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट करता है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की केस में दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, एज अ रिजल्ट एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और वो बॉन्ड एक कोवेलेंट कंपाउंड बनाती है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग नॉन पोलर लिंकेजेस, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नॉन पोलर और पोलर दो तरह की लिंकेजेस होती हैं, जिसकी हमने अभी बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से बनती हैं, और वो कोवेलेंट बॉन्ड्स पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जितने भी नॉन पोलर लिंकेजेस, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर बॉन्ड्स से बनती हैं, मतलब दोनों एटम्स
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है या न होने के बराबर होती है तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर लिंकेजेस से बनते हैं, नॉन पोलर लिंकेजेस मतलब वो लिंकेजेस, वो बॉन्ड्स जिसमें एटम्स के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होती, जिसकी वजह से पोल्स नहीं बनती, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव पोल्स नहीं बनती, और वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन पोलर बॉन्ड्स की वजह से बनते हैं वो सॉल्युबल होती हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मसालन अल्कोहल है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड से वगैरह वगैरह। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स के नतीजे में बनते हैं। आयनिक बॉन्ड्स की वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनती हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होती हैं, पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होती हैं। जिसमें पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो वाटर पोलर सॉल्वेंट है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स होने की वजह से उनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी पुअर होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक होते हैं नेचर में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयनिक होती हैं, मतलब उनमें आयंस की फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन मोल्टन स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट में या तो एक्वस सॉल्यूशन में। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं बेनिस्बत के इनऑर्गेनिक के लो होती हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपैरेटिवली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेस स्टेबल होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की निस्बत। कंबस्टिबिलिटी, आग जलने की जो एक ताकत होती है, एक पोटेंशियल होती है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा होती है बेनिस्बत के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन मौजूद होता है और वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें परसेंटेज कार्बन की ज्यादा हो तो वो जनरली ज्यादा कंबस्टिबल होते हैं, मतलब वो हाईली कंबस्टिबल, मतलब आग जलने की उनकी जो सलाहियत होती है वो ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली नॉन कंबस्टिबल। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन कंबस्टिबल है, मतलब आग जलने की, आग लेने की जो सलाहियत होती है वो उनमें नहीं होती है। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें मोर देन वन कंपाउंड्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला। एक से जायद जितने भी कंपाउंड्स हों उन तमाम के जो केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अलबत्ता उनकी केमिकल कंपाउंड्स की जो फॉर्मूला होता है वो सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, जो अरेंजमेंट है एटम्स की, वो डिफरेंट है। ये आइसोमेरिज्म फेनोमेना कहलाता है। इस हवाले से हम लेटर स्लोज में बात करेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल थोड़ा बहुत आइडिया दिया हमने आपको कि आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म सिंपली केमिकल फॉर्मूला सेम होना, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होना, ये आइसोमेरिज्म है। और आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म की जो खुसूसियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जो फेनोमेना है आइसोमेरिज्म की, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होता। कोवेलेंट लिंकेजेस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर होती हैं, आमतौर पे वो मॉलिक्यूल्स होती हैं, सो दे आर ऑफन स्लो एंड रिक्वायर स्पेसिफिक कंडीशंस। इनकी जो रिएक्शंस होती हैं अक्सर स्लो होती हैं, इसलिए इनको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये अपने रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। बाकी इनकी जो रिएक्शंस होती हैं ये स्लो होती हैं, तब तक स्लो होती हैं जब तक कि इनको कोई स्पेसिफिक कंडीशन दिया ना जाए। ये जो ना इनकी रिएक्शन स्लो होती है और इनके लिए स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं टेम्परेचर की सूरत में, प्रेशर की सूरत में और कैटलिस्ट की सूरत में।
तो ये है हमारा फर्स्ट स्लो जिसमें हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से डिस्कस किया। कोई क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ईमेल के जरिए हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेरी सिंपल, अपने बुक्स से जो ना ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स रिटन डाउन है इन तमाम को आपने मेमोराइज करना है, सबसे पहले समझना है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे एंड जस्ट सिंपली आप मेमोराइज करें। जब कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाए राइट डाउन एनी 4 to 5 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो आप बआसानी लिख सकें, तो इसके लिए मेमोराइज करना भी इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग भी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फर्स्ट स्लो ऐसे कंप्लीट हुआ।